सोचिए एक ऐसा रेस्टोरेंट है हाँ। जिसे दुनिया के सबसे नामी और बड़े फूड क्रिटिक्स ने मतलब एकदम जहरीला या सड़ा हुआ बताकर 1 स्टार रेटिंग दे दी है। बाप रे, 1 स्टार। हाँ, और अखबारों में लंबे लंबे लेख छपे हैं कि भाई वहां का खाना सेहत के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन क्या? उसी रेस्टोरेंट के बाहर रोजाना हजारों लोगों की 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। अरे वाह, मतलब लोग फिर भी जा रहे हैं? बिल्कुल, लोग अपना पैसा खर्च करके बार बार वही खाना खाने जा रहे हैं। तो आज की हमारी इस जबरदस्त और ऊर्जा से भरी गहन चर्चा की शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही एक सिनेमैटिक विरोधाभास से हो रही है। और क्या विरोधाभास है ये? एग्जैक्टली एक ऐसा भूचाल जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव को मतलब हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस विरोधाभास का जो स्केल है ना, वो इतना बड़ा है कि इसे समझने के लिए हमें सिनेमा, राजनीति और कल्चर, इन तीनों की गहराइयों में एक साथ उतरना होगा। बिल्कुल। आज का हमारा जो सोर्स मटेरियल है वो है धुरंधर क्रिटिक रिपोर्ट PDF, जो कि अप्रैल 2026 में पब्लिश हुआ एक बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है। ये रिपोर्ट धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज फिल्मों पर जो आलोचनाएं हुई, क्रिटिक्स का जो रवैया रहा और दूसरी तरफ दर्शकों का जो जबरदस्त रिस्पॉन्स था, उसका बहुत ही पैना और तीखा विश्लेषण करती है। सही कहा। और आज का हमारा इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमें ये डिकोड करना है कि आखिर कैसे एक फिल्म जिसे जनता ने एकदम सिर आंखों पे बिठा लिया, बिल्कुल पागलों की तरह प्यार दिया हाँ, उसे क्रिटिक्स ने एक सुर में क्यों नकार दिया, इसके पीछे का सच क्या है और कैसे इसने बॉलीवुड के जो पुराने सत्ता समीकरण हैं या जो पावर डायनामिक्स हैं उन्हें बदल कर रख दिया है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। लेकिन इससे पहले कि हम इस रोमांचक सफर में आगे बढ़ें, एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर देना चाहूंगी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमारे आज के सोर्स मटेरियल में कई ऐसे दावे हैं जो सीधे तौर पर लेफ्ट विंग और राइट विंग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। तो मैं एकदम स्पष्ट कर दूं कि हमारा मकसद किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात। हम यहाँ सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन तथ्यों और तर्कों को सामने रख रहे हैं जो ओरिजिनल रिपोर्ट में दिए गए हैं। बिल्कुल, हम बस एक विश्लेषक की भूमिका निभा रहे हैं। और अगर हम इस विश्लेषण की शुरुआत सिर्फ ठंडे आंकड़ों से करें ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब आपने रेस्टोरेंट के बाहर लगी लाइन की बात की, तो उसका असली पैमाना समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वो आंकड़े क्या कहते हैं? धुरंधर द रिवेंज ने सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर वर्ल्ड वाइड 1622 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 1622 करोड़? बाप रे। हाँ, और ये अब तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। मतलब ये कोई आम हिट नहीं है, ये एक फिनोमिनन बन चुकी है। एग्जैक्टली 1622 करोड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और मजेदार बात तो यह है कि ये कामयाबी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम रिपोर्ट के डेटा को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में इसने $25 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। हाँ, ये मुकाम हासिल करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म है। और सोचिए, जर्मनी जैसे देश में जहां भारतीय सिनेमा को बहुत ही नीचे या सीमित माना जाता है, वहां इस फिल्म ने 1 मिलियन यूरो का नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्या बात है। और यहाँ एक बात और है जो इस कामयाबी को असाधारण बनाती है। वो क्या? ये सारा कलेक्शन तब है जब ये फिल्म GCC देशों में, यानी खाड़ी देशों में, पूरी तरह से बैन है। अरे हाँ, वो तो रिलीज ही नहीं हुई वहाँ। बिल्कुल, सेंसरशिप की वजह से वहां ये चल ही नहीं पाई। और अगर हम फाइनेंस के नजरिए से देखें तो इस बैन से फिल्म को करीब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान हुआ है। 90 करोड़? किसी भी नॉर्मल बॉलीवुड फिल्म के लिए तो ये कमर तोड़ने वाला नुकसान होता। एग्जैक्टली। लेकिन धुरंधर ने इस झटके को ऐसे झेला जैसे कुछ हुआ ही न हो, और वो सीधे दंगल, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों की लीग में जाकर खड़ी हो गई। तो मतलब एक तरफ तो ये ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस का तूफान है जहां जनता अपनी जेब से करोड़ों खर्च कर रही है, और दूसरी तरफ है वो जिसे हम द रॉटेन टोमेटोज पैराडॉक्स कह सकते हैं। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, क्रिटिक्स के स्कोरबोर्ड यानी रोटेन टोमेटोज पर इस फिल्म को महज 38% का स्कोर मिला है। सिर्फ 38%? मतलब क्रिटिक्स के हिसाब से ये पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाई। बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर हम दर्शकों का स्कोर देखें तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। IMDb पर जनता इसे 8.7 की जबरदस्त रेटिंग दे रही है। और बुक माई शो पर तो इसे 9.5 की रेटिंग मिली है, वो भी 2.77 लाख से ज्यादा भारी भरकम वोटों के साथ। यही तो ये जो इतना बड़ा गैप है,
यही वो बिंदु है जहां से असली कहानी शुरू होती है। ये गैप क्यों है? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल प्रेस की बात करें जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स या वैरायटी, तो उन्होंने अपने रिव्यू में इस फिल्म को अल्ट्रा वायलेंस यानी अत्यधिक हिंसक और अंधे राष्ट्रवाद से भरा हुआ बता दिया। उन्होंने मुख्य किरदार को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे सीधे सीधे एक खतरनाक प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया। लेकिन यहां मैं थोड़ा रुक के सोचना चाहूंगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिटिक्स अपनी जगह सच में सही हों? मतलब? मेरा मतलब है, कला तो हमेशा सब्जेक्टिव होती है ना। हाँ। हर किसी का टेस्ट अलग होता है। शायद इन क्रिटिक्स को फिल्म का डायरेक्शन या उसका नैरेटिव स्ट्रक्चर हॉलीवुड के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से थोड़ा कमजोर लगा हो। हाँ। क्या पता ये सिर्फ बैड फिल्म मेकिंग का मामला हो। आपका सवाल बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट के डेटा और इतिहास को जोड़कर देखें तो ये मामला खराब फिल्म मेकिंग का नहीं है। ये मामला है कल्चरल गेटकीपिंग का। कल्चरल गेटकीपिंग, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पश्चिमी क्रिटिक्स का एक सेट पैटर्न काम करता है। जब हॉलीवुड ठीक यही चीजें, यही राष्ट्रवाद पर्दे पर दिखाता है तो उसे अल्ट्रा वायलेंस नहीं कहते। तो क्या कहते हैं? उसे ऑस्कर से नवाजा जाता है। इस रिपोर्ट में बहुत ही सीधा तुलनात्मक डेटा है। 2012 की हॉलीवुड फिल्म ज़ीरो डार्क 30 को ही ले लीजिए। हाँ, मैंने देखी है वो। उस फिल्म में CIA के टॉर्चर के तरीकों को एक जरूरी बुराई के रूप में ग्लोरीफाई किया गया था। नतीजा क्या हुआ? उसे बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिला और पश्चिमी क्रिटिक्स ने उसे मास्टरपीस घोषित कर दिया। अरे बाप रे! इस पॉइंट को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो 2014 की अमेरिकन स्नाइपर का उदाहरण तो और भी चौंकाने वाला है। बिल्कुल। उस फिल्म में एक अमेरिकी स्नाइपर की कहानी थी जो कैमरे पर इराकी नागरिकों को सैवेज या जंगली कहता है। वो पूरी तरह से अमेरिकी सेना का महिमा मंडन था। फिर भी उसे 6 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले। 6? सोचिए। हाँ, और उसने $547 मिलियन की बम्पर कमाई की। ऐसे ही आर्गो को बेस्ट पिक्चर को ऑस्कर मिला, जबकि सबको पता था कि उसमें कनाडाई दूतावास का जो असली योगदान था उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था। Exactly. और टॉप गन मैवरिक का क्या? वो तो साफ साफ अमेरिकी रक्षा विभाग का फंडेड रिक्रूटमेंट वीडियो लग रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही वो कल्चरल गेटकीपिंग है। पश्चिमी मीडिया अपने देश के राष्ट्रवाद, अपनी सेना के ऑपरेशंस को डिफॉल्ट या यूनिवर्सल मानकर चलता है। उनके हिसाब से एक अमेरिकी स्नाइपर का दर्द पूरी दुनिया को महसूस होना चाहिए। लेकिन जब भारत की बारी आती है, एग्जैक्टली जब भारत अपना राष्ट्रवाद, अपने जासूसों का डर दिखाता है तो उसे तुरंत नीचे और प्रोपेगेंडा के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है। सही बात है। रिपोर्ट में हिंदुस्तान टाइम्स का एक बहुत ही मजेदार डेटा है। जब रॉटन टमेटोज पर फिल्म के शुरुआती 13 रिव्यू आए थे ना, तो जो 5 पॉजिटिव रिव्यू थे वो सभी भारतीय पब्लिकेशंस के थे और हर एक इंटरनेशनल रिव्यू नेगेटिव था। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल बायस है। और मजे की बात देखिए, ये दोहरा रवैया सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, भारत के अंदर भी यही सब चल रहा था। अरे बिल्कुल। देश के क्रिटिक्स और सेलिब्रिटीज का एक खास वर्ग इसे बीजेपी कमर्शियल कह रहा था। रिपोर्ट में सिंगर विशाल ददलानी का भी जिक्र है। हाँ, वो नोटबंदी वाले सीन पर जो उन्होंने कहा था। एग्जैक्टली। उन्होंने फिल्म में डिमोनेटाइजेशन वाले सीन पर तंज कसा और लोगों को बोला कि बेहतर सोर्स से जानकारी लें। ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। ये दिखाता है कि फिल्म का आकलन उसकी सिनेमाई वैल्यू पर नहीं हो रहा है। तो किस पर हो रहा है? उसके राजनीतिक इकोसिस्टम पर। मतलब एक व्यक्ति जिसकी एक्सपर्टीज संगीत में है, वो नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहा है। सही पॉइंट है। ये सब उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है जो ये तय करना चाहता है कि जनता के लिए कौन सी कहानी सही है और कौन सी गलत। तो अगर हम ये मान लें कि इन क्रिटिक्स को फिल्म के राष्ट्रवाद या विचारधारा से दिक्कत है, तो हमें ये भी देखना होगा कि यही क्रिटिक्स पहले किस तरह की फिल्मों की तारीफ करते आए हैं, है ना? बिल्कुल। और रिपोर्ट इसी इतिहास की परतें खोलती है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनका दोहरा रवैया पूरी तरह बेनकाब हो जाता है। कैसे? कुछ उदाहरण दीजिए। 2022 की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को ही ले लीजिए। हाँ। उस फिल्म में भारतीय इतिहास को बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से दिखाया गया था। उसमें 1984 के दंगों को तो प्रमुखता से दिखाया, जो कि ऐतिहासिक रूप से एकदम सही है। लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस, 1992 के मुंबई दंगे या गोधरा कांड जैसे दूसरे बड़े ऐतिहासिक दर्द पर फिल्म पूरी तरह से खामोश रही। अरे हाँ, वो सब तो गायब ही था। फिर भी
इन्हीं क्रिटिक्स ने उस फिल्म को साहसिक और मास्टरपीस कहा। हालांकि दर्शकों ने उसे नकार दिया और फिल्म को 70 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। इसी तरह रिपोर्ट पीके का भी एनालिसिस करती है, जो 2014 में आई थी। हाँ, पीके का उदाहरण भी बहुत सटीक है। क्रिटिक्स ने उसे धार्मिक पाखंड पर एक निडर प्रहार बताया था, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि वो प्रहार भी सेलेक्टिव था। कुछ खास मान्यताओं को तो घेरा गया, लेकिन बाकी धर्मों के साथ बहुत सॉफ्ट अप्रोच रखी गई। बिल्कुल, और इन सब में राजी फिल्म का उदाहरण तो एकदम फिट बैठता है। राजी 2018 वाली? हाँ, वो भी तो एक जासूस की कहानी थी ना, एक भारतीय लड़की जो पाकिस्तान में काम करती है, लेकिन उस फिल्म में एक मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी यानी नैतिक दुविधा थी। हाँ, वो मुख्य किरदार अपने काम को लेकर काफी गिल्ट या अपराध बोध में रहती है। एग्जैक्टली, क्रिटिक्स को वो गिल्ट बहुत पसंद आया, उन्होंने उसकी खूब तारीफ की। लेकिन धुरंधर में जब एक भारतीय जासूस बिना किसी अपराध बोध के एकदम दृढ़ संकल्प के साथ अपनी देशभक्ति दिखाता है, तो वो अचानक से प्रोपेगेंडा बन जाता है। बिल्कुल, और तो और आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र जैसी महाफ्लॉप फिल्मों को ही देख लीजिए। आदि पुरुष का नुकसान तो बहुत भयंकर था। इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप, 225 करोड़ का नुकसान। लेकिन क्या क्रिटिक्स ने उस पर वैसी राजनैतिक और वैचारिक जांच की जैसी धुरंधर पर की? बिल्कुल नहीं की। वो तो काफी नरम रहे। यही तो दोहरा रवैया है। और इस पूरी चर्चा से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, जो मेरे लिए इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। क्या? वो ये कि प्रोपेगेंडा सिर्फ वो नहीं है जो हमें पर्दे पर दिखाया जाता है। प्रोपेगेंडा वो भी है जिसे जानबूझ के पर्दे से छुपा लिया जाता है। क्या बात है! यही इस पूरे विश्लेषण की जान है। इतिहास को सिलेक्टिव तरीके से पेश करना, और जो कहानी आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठती उसे पूरी तरह गायब कर देना, यही सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। सोचिए ना, 26/11 का मुंबई आतंकी हमला, वो हमारे देश के इतिहास का सबसे भयानक और दर्दनाक पल था। बिल्कुल। अगर हम हॉलीवुड को देखें तो 9/11 के हमले के महज 5 साल के अंदर उन्होंने उस पर कितनी सारी फिल्में बना दी, अनगिनत फिल्में बनी। क्योंकि सिनेमा ने वहां के लोगों को उस ट्रॉमा से उबरने में एक कलेक्टिव थेरेपी का काम किया। लेकिन हमारे यहाँ इतने बड़े विषय पर लगभग 2 दशकों तक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड एकदम चुप रहा। सन्नाटा था एकदम। और वो चुप्पी कोई संयोग नहीं थी, वो भी एक तरह का कंट्रोल था। उसने ये तय किया कि देश की जनता किस चीज पर बात करेगी और किसे भूलने के लिए मजबूर की जाएगी। बहुत ही शानदार विश्लेषण किया आपने, क्योंकि सिनेमा सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन नहीं है। बिल्कुल। ये देश की सामूहिक चेतना का आईना है। हाँ। और दशकों से बॉलीवुड के बहुत ही छोटे और शक्तिशाली ग्रुप का इस आईने पे कब्जा था। इसी वजह से धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है। तो क्या है? ये इस पुराने स्थापित इकोसिस्टम के लिए एक सीधा खतरा बन गई है। रिपोर्ट इसे बॉलीवुड के भीतर एक पावर शिफ्ट का नाम देती है। पावर शिफ्ट। मैं हमेशा से ये समझना चाहता था कि ये पावर शिफ्ट आखिर काम कैसे कर रहा है। जब जनता कुछ और देखना चाहती थी तो ये पुराना इकोसिस्टम इतने सालों तक टिका कैसे रहा? क्योंकि उनका सर्वाइवल मॉडल बहुत सॉलिड था। दर्शकों से उनका एक ही सेट फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? किसी बड़े खान, कपूर या करण जौहर के कैंप के स्टार किड को कास्ट करो, उस नाम के आधार पर फिल्म रिलीज होने से पहले ही बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को करोड़ों में प्री सेल्स राइट्स बेच दो। अरे हाँ, मतलब रिलीज से पहले ही पैसा पकता। एग्जैक्टली। फिल्म का बजट पहले ही रिकवर हो जाता था। अगर फिल्म सिनेमाघर में पिट भी गई तो भी प्रोड्यूसर मुनाफे में। तो मतलब इस मॉडल में दर्शकों की पसंद की तो कोई अहमियत ही नहीं बची? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिस्क ही खत्म हो गया था। लेकिन आदित्य धर ने क्या किया? उन्होंने इस इनसाइडर फॉर्मूले को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। और इस तोड़े हुए फॉर्मूले का जो असर है ना, वो हमने वीक 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में साफ साफ देखा। उन आंकड़ों ने वाकई इंडस्ट्री को हिला दिया। बिल्कुल। मतलब एक समय था जब शाहरुख खान की पठान ने पहले हफ्ते में लगभग 200 करोड़ कमाए थे और पूरी इंडस्ट्री जश्न मना रही थी कि बॉलीवुड वापस आ गया है। फिर जवान ने 250 करोड़ का नया रिकॉर्ड बनाया। एनिमल भी 200 करोड़ के आसपास रही। लेकिन ये सब उसी पुराने पावर स्ट्रक्चर के खिलाड़ी थे। सही बात है। लेकिन फिर आती है धुरंधर 2। और क्या आप गेस कर सकती हैं इसका पहले हफ्ते का इंडिया कलेक्शन क्या था? 674 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली, 674 करोड़। मतलब पुराने दिग्गजों के रिकॉर्ड के दोगुने से भी ज्यादा। और ये सीधे सीधे उस पुराने सिस्टम पर जनता का प्रहार था। इसी प्रहार से वो तिलमिलाहट पैदा हुई जिसे हम करण जौहर के पैराडॉक्स के रूप में देख सकते हैं। ओह हाँ, वो इंस्टाग्राम वाला किस्सा, वो बहुत दिलचस्प था। करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की लंबी चौड़ी तारीफ लिख दी और फिर इंटरनेट ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत तेज होती है।
उन्हें तुरंत याद आ गया कि कैसे करण के खुद के प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में भारी बजट के बावजूद स्ट्रगल कर रही थीं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, लोगों को यह भी याद था कि कैसे आदित्य धर की पत्नी एक्ट्रेस यामी गौतम को एक समय इसी इंडस्ट्री के पावर सेंटर्स ने पूरी तरह इग्नोर किया था। सही कहा। और अब जब वही आउटसाइडर्स बिना किसी गॉडफादर के इतनी बड़ी ऐतिहासिक हिट दे रहे थे, तो जनता ने उस पाखंड को पकड़ लिया। लेकिन यहां मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। इस पूरी बहस में मैं एक डेविल्स एडवोकेट की भूमिका निभाना चाहता हूं। हाँ हाँ, बताइए। मान लिया कि स्टारकिड फॉर्मूला टूट रहा है और जनता नया सिनेमा चुन रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में अनुराग कश्यप और अनुभव सिन्हा जैसे स्थापित डायरेक्टर्स की शिकायतों का भी तो जिक्र है ना? हाँ, वो सेंसर बोर्ड वाला मुद्दा। एग्जैक्टली। उनका कहना है कि आदित्य धर को अपनी फिल्म में प्रधानमंत्री का असली फुटेज और उनका सीधा नाम इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली, जो दूसरों को नहीं मिलती। अनुभव सिन्हा को तो अपनी फिल्म में सेंसर बोर्ड के दबाव में प्रधानमंत्री की जगह सिर्फ मंत्री शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो अगर मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूं और ये दोहरा मापदंड देख रहा हूं, तो क्या ये इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस यानी संस्थागत निष्पक्षता का एक वैलिड पॉइंट नहीं है? आपका पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है, और रिपोर्ट खुद इस बात से पूरी तरह सहमत है कि पॉलिसी के स्तर पर इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड के नियम सबके लिए समान होने चाहिए। हाँ। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस संस्थागत बहस का धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सफलता से कोई लेना देना नहीं है। कैसे? मतलब जनता पर इसका असर नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब कोई आम दर्शक अपने परिवार के साथ सिनेमाघर में टिकट खरीदने जाता है ना, हाँ, तो वो ये सोचकर टिकट नहीं खरीदता कि अरे वाह, इस डायरेक्टर को तो सेंसर बोर्ड ने असली फुटेज इस्तेमाल करने दिया, चलो इसे 500 रुपए देकर आते हैं। हाँ, सही बात है। जनता किसी संस्थागत फेवर की वजह से हॉल में नहीं जाती। बिल्कुल। वो टिकट तब खरीदती है जब स्क्रीन पर चल रही कहानी उनके दिल के तारों को छूती है, जब इमोशंस उन्हें अपना लगता है। बिल्कुल। फिल्म की इमोशनल रीच को इस प्रशासनिक बहस से जोड़कर खारिज कर देना बस क्रिटिक्स की हताशा को दिखाता है। और इस हताशा का सबसे विभत्स रूप तो तब दिखा जब संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने, अरे वो कोर्ट केस वाला ड्रामा, एग्जैक्टली, रिलीज के ठीक बीच में आदित्य धर पर स्क्रिप्ट चोरी का एक झूठा केस थोपने की कोशिश की। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट को दखल देकर उस मामले को रोकना पड़ा था। ये घटना अपने आप में चीख चीख कर बता रही थी कि जब पुराना सिस्टम आपको कंटेंट के दम पर नहीं हरा पाता, तो ऐसे लीगल और पीआर के हथकंडों पर उतर आता है। सही कहा। लेकिन इन सब विवादों, क्रिटिक्स की नेगेटिविटी और बहसों के बीच आखिरी फैसला किसने सुनाया? भारत की जनता ने। बिल्कुल। और इस ऑडियंस वर्डिक्ट का सबसे खूबसूरत प्रतीक बना विराट कोहली का वो रिव्यू। अरे क्या बात है! जब देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स आइकॉन ने, जिनका बॉलीवुड की इन गुटबाजियों से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा कि ये उनके जीवन की अब तक देखी गई सबसे बेहतरीन फिल्म है, तो उन्होंने असल में करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आवाज दी। दर्शक 26/11 के उस दर्द को सिनेमा के जरिए प्रोसेस करना चाहते थे। हाँ, वो अपनी पहचान और अपने खोए हुए गर्व को स्क्रीन पर जीतते हुए देखना चाहते थे, और धुरंधर ने उन्हें बिना किसी दुविधा के वो जीत दी। बिल्कुल। दर्शक इतने समझदार हैं कि वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि कौन सी फिल्म उन्हें किसी एजेंडे के तहत ज्ञान दे रही है और कौन सी उनकी भावनाओं का सम्मान कर रही है। लेकिन यहाँ हमें एक संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट इस फिल्म को एकदम परफेक्ट बता रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट फिल्म की कमियों को भी स्पष्ट रूप से सामने रखती है। हाँ, मतलब कलात्मक रूप से इसमें खामियां थी। लगभग 4 घंटे का रन टाइम बहुत ज्यादा था, जिसे एडिट किया जा सकता था। क्लाइमैक्स में वीएफएक्स की दिक्कतें भी थीं और विलन के किरदार को जितनी गहराई मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ये जो आर्टिस्टिक या तकनीकी आलोचनाएं हैं, ये तो पूरी तरह जायज हैं। एग्जैक्टली। सिनेमा के छात्रों को इन पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन फिल्म की तकनीकी खामियों को आधार बनाकर उसके राष्ट्रवाद को ही एक खतरनाक विचार घोषित कर देना, यही वो बेईमानी है जिसे रिपोर्ट उजागर करती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी ऊर्जा से भरी चर्चा को एक निष्कर्ष की तरफ ले जाएं, तो धुरंधर ने जो किया है वो सिर्फ एक बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा नहीं है। तो क्या है? इसने ये साबित कर दिया है कि भारत अब अपनी कहानियां सुनाने के लिए पश्चिमी क्रिटिक्स या बॉलीवुड के एलीट क्लब से कोई इजाजत नहीं मांग रहा है। सही बात है। स्टार किड्स और पुराने खानदानों का जो एकाधिकार था, वो जो एक गारंटी का बुलबुला था ना, वो अब हमेशा के लिए फूट चुका है। बिल्कुल। अब सिनेमा सिर्फ और सिर्फ दमदार कहानी के दम पर चलेगा।
जनता ने इस इनसाइडर कल्चर को पूरी तरह नकार दिया है। एकदम सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। ये एक नए युग का उदय है। और इसी बात पर मैं इस कमरे में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। बताइए। ये सवाल रिपोर्ट में सीधे तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन हमारी आज की चर्चा से ही निकला है। रिपोर्ट में एक जगह जिक्र था कि इस ऐतिहासिक फिल्म को जियो स्टूडियोज जैसी कॉर्पोरेट संस्था ने बैक किया था। तो सवाल ये है कि क्या धुरंधर की ये कामयाबी भारतीय सिनेमा के पुराने परिवार आधारित स्टूडियोज और उनके फाइनेंसिंग मॉडल के अंत की आधिकारिक शुरुआत है? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए ना कि आने वाले कुछ सालों में हम ऐसा देखेंगे कि भारत की बड़ी टेक कंपनियां सीधे टैलेंट के पास जाएंगी और पुराने सिस्टम को बाईपास कर देंगी। मतलब एक डेटा ड्रिवन और इंडिपेंडेंट क्रिएटर इकोसिस्टम। एग्जैक्टली। जहां कास्टिंग नाम या सरनेम से नहीं, सिर्फ मेरिट से होगी। क्या ये एक बिल्कुल नई इंडस्ट्री का आगाज है? इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। याद रखिए उस रेस्टोरेंट को जिसे 1 स्टार रेटिंग मिली थी, लेकिन जिसकी खुशबू ने पूरे शहर की भीड़ को अपनी तरफ खींच लिया। क्योंकि जब जनता फैसला कर लेती है तो सारे पैमाने धरे के धरे रह जाते हैं। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए और दिलचस्प विषय के साथ।